हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना राहुल छाबड़ा फ्रॉम जैन एकेडमी सिक्कर। और अपना चैप्टर 5 चल रहा था, उसमें बहुत सारी चीज़ें अपन ने देख ली थी चैप्टर 5 के अंदर, और कुछ चीज़ें और देखनी है। कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें नहीं है, थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। उन थ्योरेटिकल चीज़ों को देख लेते हैं। कुछ डेफिनेशंस लिखी गई है यहाँ पे, कुछ डेफिनेशंस के पॉइंट्स लिखे गए हैं। मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, रिलेटिव परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। 7 डेफिनेशंस है, वन बाय वन एक डिस्कस करते हैं। क्या चीज़ें हैं ये, कुछ नहीं है, कोई खास चीज़ें नहीं है, ठीक है। कुछ फॉर्मूले हैं वो याद रखने हैं, बाकी डेफिनेशन याद रखने वाली चीज़ें होती हैं। तो क्वेश्चन कहाँ से निकल के आएंगे वो बता दूंगा। मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होता है? मैग्नेटाइजिंग का मतलब क्या हो रहा है? मैग्नेटाइज्ड कर रहा है, यानी कि जो मटेरियल को मैग्नेटाइज कर रहा है। जैसे ये मटेरियल मेरे पास में है, ठीक है। इस मटेरियल को यदि मुझे मैग्नेटाइज करना है, यानी कि इसको मैग्नेट पे कन्वर्ट करना है, यानी कि इसमें भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनाने हैं, तो मैं क्या करूँगा, इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दूंगा। इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में ले जाकर रख दूंगा। उस मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा, इसके अंदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल डेवलप होने लग जाएगी। यदि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा होगा तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जनरेट होगा कि ये तो नॉर्थ हो जाए और ये साउथ हो जाए, ऐसे हो जाए। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, जो इस मटेरियल को मैग्नेटाइज कर रहा है, उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को नाम देते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक है। जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, जो इस मटेरियल को मैग्नेटाइज कर रहा है, इस मटेरियल को नाम देते हैं, या इस मैग्नेटिक फील्ड को नाम देते हैं, जो इसके अंदर मैग्नेटाइज कर रहा है, यानी इसको मैग्नेटिक मटेरियल बना रहा है, उस फील्ड को नाम देते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। जैसे इसका एग्जांपल यदि अपन लें, तो जैसे मान लो ये मेरे पास में सोलेनॉइड अपना बेस्ट एग्जांपल रहेगा इस पूरे थ्योरी के अंदर, पूरे डेफिनेशंस के अंदर। ये मान लो सोलेनॉइड थी, इस मटेरियल के अंदर फिलहाल कुछ भी नहीं था, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं था। मैंने जैसे इसमें एक्सटर्नल करंट फ्लो करवाई तो अपन बोलते हैं इसके अंदर क्या डेवलप हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वही क्या कर रहा है, इस मटेरियल को भी मैग्नेटाइज कर सकता है। तो ये जो फील्ड है इसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी नॉट का। तो बी नॉट का अपने पास फॉर्मूला क्या आता है, बी नॉट का फॉर्मूला क्या आता है सोलेनॉइड के अंदर, म्यू नॉट एन आई, ठीक है। आई यदि करंट फ्लो हो रही है और एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होते हैं, म्यू नॉट परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम होती है। तो उस कंडीशन में मैग्नेटाइजिंग फील्ड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, म्यू नॉट एन आई। समझ में आ रही चीज़? तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड नाम से पता चल रहा है मैग्नेटाइज कर रहा है। तो ऐसा फील्ड जो किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज कर दे, यानी कि एक्सटर्नल फील्ड जो जिसके अंदर किसी मटेरियल को रख दिया जाए तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है, तो उस फील्ड को नाम दिया जाता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो बी नॉट इसके पास में अपने पास में सिंबल हो गया, और बी नॉट का फॉर्मूला क्या हो गया, म्यू नॉट एन आई, ठीक है। फॉर्मूले सबके यहाँ पे लिखते हुए चलेंगे ताकि अपने समझ में आ जाए। सेकंड अपने पास में आता है मैग्नेटिक इंडक्शन। अब मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होती है, जब इसमें करंट आई फ्लो होती है तो ये जो मटेरियल है उस मटेरियल के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने लग जाता है। वो जनरेट कौन करता है कि जब इसमें करंट आई फ्लो होती है तो ये जो मटेरियल उसकी सरफेस पे करंट फ्लो होने लग जाती है, उस करंट को नाम देते हैं सरफेस करंट, ठीक है, या इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। जैसे इंड्यूस चार्ज होता था कि किसी चार्ज को पास में लेकर आते हैं तो चार्ज दूसरा चार्ज इंड्यूस हो जाता था, ऐसा होता था। तो ऐसे ही यहाँ पर है कि यदि करंट फ्लो होगी तो इसके अंदर एक करंट इंड्यूस होने लग जाएगी, जिसको अपन बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। और इस इंड्यूस्ड करंट के कारण इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड को नाम देंगे मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। जैसे अपन ने इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण यदि इस मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होने लग जाता है, जनरेट होने लग जाता है, तो उसको अपन नाम देते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। और ये किसके कारण होता है कि जब इसमें करंट फ्लो करवाई जाती है तो इस मटेरियल के सरफेस पे करंट इंड्यूस हो जाती है, उस करंट को नाम देते हैं आई एम करंट, ठीक है। सिंबल है आई एम, तो और कुछ नहीं है, आई एम अपन ने ये बोला मैग्नेटिक इंडक्शन के कारण हुई है, इसलिए इसको आई एम नाम दे दिया। आई करंट तो वो जो अपन फ्लो करवाते हैं, और आई एम इसके अंदर जो करंट इंड्यूस हुई है, तो इस आई एम करंट के कारण इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा उसको बोलेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यदि इसका फॉर्मूला बी की बात करूँ तो बी कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन, करंट कौन सी है अब, आई एम है। आई तो एक्सटर्नल करंट थी, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना हुआ, म्यू नॉट एन आई। और आई एम सरफेस करंट, उसके कारण इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ क्या हो गया, म्यू नॉट एन आई एम हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास में
इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होता है जिसको अपन BM भी बोल सकते हैं तो BM की वैल्यू क्या होगी म्यू नॉट NI है। तो BM जो हुआ मैग्नेटिक इंडक्शन, उस BM का फॉर्मूला क्या हो गया अपने पास में, BM का फॉर्मूला अपने पास में आ गया, वेक्टर सिंबल से हटा दो इसमें, म्यू नॉट NIM, जहाँ पे IM क्या चीज़ है, सरफेस करंट है जो इंड्यूस करंट हुई है, म्यू नॉट परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम है और N नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, फिर आता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। इसका तो सीधा सीधा फॉर्मूला है, अपने पास फॉर्मूला होता है कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, टोटल कौन सा, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्लस इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड हुआ। एक्सटर्नल तो इतना हो रहा था इस करंट के कारण, और इस करंट के कारण कितना हो रहा था, ये वाला हो रहा था। तो दोनों का मिला के जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको बोलते हैं नेट मैग्नेटिक फील्ड, जो मटेरियल के अंदर डेवलप होता है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है म्यू नॉट H, म्यू H। ठीक है, तो म्यू नॉट बोल दो या म्यू नॉट H बोल दो, तो B यहाँ से H जो आएगा वो क्या आ जाएगा, B अपॉन म्यू नॉट। एक और फॉर्मूला अपन बोलते हैं म्यू नॉट का क्या होता है, म्यू नॉट NI होता है, म्यू नॉट NI। ठीक है, तो यहाँ से H जो निकल के आएगा वो H किसके इक्वल हो जाएगा, NI के NI के इक्वल हो जाएगा। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी H का फॉर्मूला क्या होता है, NI या B अपॉन म्यू नॉट होता है। तो H का जो फॉर्मूला अपने पास में आया है वो आया है H का फॉर्मूला NI। अब देखो H की यूनिट बताओ, N तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और I करंट, तो इसकी यूनिट तो क्या हो गई पर मीटर और इसकी यूनिट क्या हो गई एम्पियर। तो H की जो यूनिट आएगी वो क्या आ जाएगी, एम्पियर पर मीटर। ठीक है, इससे डायमेंशन निकाल लेंगे A1 L-1, तो इससे डायमेंशन में आएगी जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, A1 L-1। ठीक है, ये इसकी डायमेंशन आ जाएगी। अब H जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी जो है वो भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। भी इनकी डायरेक्शंस तो अपन निकालते हैं, लेफ्ट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल से अपन निकालते हैं। इसकी डायरेक्शन क्या होती है H की डायरेक्शन वही होती है जो B नॉट की डायरेक्शन होती है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वही किसकी डायरेक्शन होती है, H की डायरेक्शन होती है। क्लियर, ये अपने पास में आ गया मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट अपने पास में आता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब इसको समझो, इसमें क्या हुआ कि जब इसमें करंट फ्लो करवाई तो इसके अंदर सरफेस करंट डेवलप हुई। ठीक है, यानी कि कुल मिला के अपन बोल सकते हैं कि ये मटेरियल जो मैग्नेटिक फील्ड में या मैग्नेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो मटेरियल यदि मैग्नेट में कन्वर्ट हो रहा है इसका मतलब क्या बन रहा है, उसके अंदर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बन रहा है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ये जब मैग्नेट बनती है नॉर्थ और साउथ, ये L लेंथ होती है, ये मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ होता है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता था ML, या फिर इसका एक फॉर्मूला और आता था अपने पास में NI है, आते थे दो फॉर्मूले। ठीक है, तो जब I करंट फ्लो करवाते हैं ए एरिया में तो मैग्नेट बन जाती है, एक पोल नॉर्थ बनता है, एक पोल साउथ बनता है, तो उसके अंदर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो जनरेट होता है, तो अपन ने बोल दिया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो जनरेट हुआ है M। तो इस मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जनरेट हुआ है वो M हुआ है। ठीक है, तो इस मटेरियल का वॉल्यूम मैं V मान लूँ। ठीक है, तो V वॉल्यूम के अंदर जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जनरेट हुआ है, ये चीज़ समझ में आ रही है नहीं आ रही, अच्छी चीज़ है ये, इसको समझना ढंग से। फिर से देखते हैं इस चीज़ों को। ठीक है, ये चीज़ें तो अपनी हो गई, इनमें कोई खास चीज़ें नहीं है। अब इसको समझना, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो है वो मेन चीज़, अच्छी चीज़ है, इसको समझना। इसमें क्या हुआ कि जैसे मान लो मेरे पास में ये मटेरियल था, ठीक है, ये अपन ने मान लिया अपने पास में क्या है, ये एक मटेरियल है, इस मटेरियल के अंदर अपन करंट फ्लो करवा रहे हैं यहाँ पे, तो इस करंट के कारण क्या हो रहा है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है B नोट हो रहा है, और इस B नोट मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये जो मटेरियल है उस मटेरियल के अंदर भी करंट फ्लो होने लग जाते हैं, जिसको अपन नाम देते हैं IM, और इस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उसको अपन नाम देते हैं BM, और उसका फॉर्मूला आया था म्यू नॉट NIM, और B नॉट का फॉर्मूला आया था म्यू नॉट NI हुआ था। फिर अपन बोलते हैं कि जब इसमें करंट फ्लो होती है तो एक पोल नॉर्थ बनता है और एक पोल साउथ बनता है। तो यदि नॉर्थ पोल और साउथ पोल बन ही रहे हैं मटेरियल के अंदर, तो इसका मतलब इसके अंदर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो मैं ये मान लो इस पूरे मटेरियल में इसकी लेंथ यदि L है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया यदि A है, तो इस पूरे मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जनरेट हुआ है वो M हुआ है भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को M से डिनोट करते हैं अपन। तो पूरे मटेरियल के अंदर यदि M मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जनरेट हुआ है तो यूनिट वॉल्यूम में कितना हुआ है, M/V हुआ है भी। पूरे मटेरियल में यदि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M जनरेट हुआ है तो इसका वॉल्यूम यदि V है तो यूनिट वॉल्यूम में कितना हो जाएगा, M/V, और यूनिट वॉल्यूम में जितना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जनरेट होता है उसी को नाम देते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। समझ में आ रही चीज कि यूनिट वॉल्यूम में जितना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जनरेट होगा, यूनिट वॉल्यूम में जितना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जनरेट होगा
उसी को नाम दिया जाएगा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। समझ में आ रही चीज़। फिर इसको और आगे बढ़ाते हैं, एम जो होता है वो क्या होता है, एन आई ए होता है, एन आई ए। तो एम जो होता है वो तो अपने पास में होता है एन आई ए। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ। एरिया से अब ये करंट कौन सी है, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कौन सी करंट बना रही है, आई बना रही है, ये आई वाली करंट बना रही है या आई एम बना रही है, कौन सी करंट बना रही है, आई एम बना रही है, आई एम। ये सरफेस करंट जो है वही तो इसके अंदर डेवलप कर रही है, ठीक है। इसका मतलब ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बन रहा है वो कौन सी करंट बना रही है, आई एम, और ये ए से कैसे, ठीक है। अब देखो ए से तो एक एन से हो गया, एन बाई एल क्या होता है, एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स और एल लेंथ, तो एन बाई एल हो जाएगा यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। तो यहाँ से एम आई जो निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, एन आई एम हो जाएगा। तो एम आई का अपने पास एक तो फॉर्मूला क्या आया है, एन आई एम आ गया। तो एम आई का एक तो फॉर्मूला आ गया अपने पास में, एन आई एम हो गया। और देखो इसको और आगे बढ़ाते हैं, इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता है वो क्या होता है, एम इंटू एल। अभी बताया था दो फॉर्मूले थे, एक तो एन आई और एक एम एल, दो फॉर्मूले होते हैं। और वी क्या होता है, ए इंटू एल, एल से एल कैंसिल। तो एम आई का एक फॉर्मूला और आ गया क्या, एम अपॉन ए। यानी कि यूनिट एरिया में जितना मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ डेवलप होता है उसी को नाम देते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। दो फॉर्मूले आ गए, एक तो एन आई एम आ गया, या एक डेफिनेशन बोले तो एक डेफिनेशन ये हो जाएगी कि यूनिट वॉल्यूम में जितना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डेवलप होता है वो जो होता है उसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। या फिर मैं बोल दूंगा यूनिट एरिया में जितना मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ डेवलप होता है उसको नाम देते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसकी यदि यूनिट निकालें तो इसकी यूनिट तो क्या होती है, एम्पियर मीटर, और एक मीटर उसका नीचे तो एम्पियर इंटू मीटर। तो एम आई की जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, एम्पियर पर मीटर, ठीक है। एक मीटर से एक मीटर कैंसिल होगा, नीचे एक मीटर बचेगा, एम्पियर पर मीटर। एच की भी यूनिट यही आ रही थी, एम्पियर पर मीटर। एम आई की भी यूनिट यही आ रही है, एम्पियर पर मीटर। दोनों की यूनिट सेम आती है, ठीक है। अब एम्पियर पर मीटर इसकी, एम आई के अपने पास यूनिट आ गई एम्पियर पर मीटर। अब इसके फॉर्मूले देखें तो दो फॉर्मूले अपने पास में आए हैं एम आई के, जो अपन आगे काम में लेंगे। एक फॉर्मूला तो क्या आया है, एम बाई वी, और एक फॉर्मूला और क्या आया अपने पास में, ठीक है, इसको हटा लेते हैं, एन आई एम, ठीक है। ये दो फॉर्मूले अपने पास में किसके आए हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के निकल के आए हैं। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम। तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम जो है, इसको समझो इसमें क्या चीज़ है। जैसे अपन परमेबिलिटी की बात करते हैं, परमेबिलिटी मतलब एबिलिटी टू पास द मैग्नेटिक फोर्स लाइन्स, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स लाइन्स को पास करने की जो एबिलिटी होती है किसी भी मटेरियल के अंदर, उसको अपन नाम देते हैं परमेबिलिटी, ठीक है, परमेबिलिटी ऑफ मीडियम। तो अलग अलग मीडियम की परमेबिलिटी अलग अलग होती है। तो यदि अपन परमेबिलिटी ऑफ मीडियम के फॉर्मूले की बात करें तो अपने पास में फॉर्मूला आया था, फॉर्मूला क्या आया था, यदि अपन परमेबिलिटी ऑफ मीडियम की बात करें, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, तो बी का एक फॉर्मूला आया था म्यू एच। तो यहाँ से म्यू क्या हो जाएगा, बी अपॉन एच होता है, म्यू का फॉर्मूला आ जाएगा बी अपॉन एच। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अपॉन एच, एच क्या था अपने पास में, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। उसका रेशियो जो आएगा उसको अपन बोलते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मीडियम। अब इसकी यूनिट निकाल लो, यदि इसकी यूनिट निकालेंगे म्यू की, तो बी की यूनिट तो टेस्ला और एच यूनिट एम्पियर मीटर इनवर्स, ये आया था, यानी कि टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये अपने पास में किसकी यूनिट आएगी, म्यू की यूनिट निकल के आ जाएगी। क्लियर। और देखो ये अपने पास में हो गया मैग्नेटाइजिंग मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, और बी अपॉन एच आ गया, बी अपॉन एच। नेक्स्ट देखो रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर, सिंपल सा फॉर्मूला। म्यू आर अपन सीधा सीधा जानते हैं कि म्यू आर जो होता है वो क्या होता है, म्यू बाई म्यू नॉट होता है। जैसे एप्सिलॉन आर क्या होता है, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, वैसे म्यू आर होता है म्यू बाई म्यू नॉट। म्यू को बोलते हैं परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, और म्यू नॉट को बोलते हैं परमेबिलिटी ऑफ एयर या वैक्यूम, ठीक है। तो म्यू आर को बोला जाता है रिलेटिव परमेबिलिटी। तो रिलेटिव परमेबिलिटी अपने पास में म्यू आर हो गया, और म्यू आर का फॉर्मूला आया म्यू बाई म्यू नॉट, ठीक है। अब म्यू और म्यू नॉट दोनों की यूनिट सेम होती है, तो म्यू आर जो है वो क्या है, यूनिट लेस डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, यूनिट लेस डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। अब म्यू आर की वैल्यू जो होती है, म्यू आर फॉर एयर बोल दो या वैक्यूम बोल दो, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। अब अलग अलग मटेरियल के लिए म्यू आर की वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे यदि मैं डायामैग्नेटिक मटेरियल की बात करूँ, आगे वैसे अपन डिटेल में देखेंगे इन सब चीज़ों को, तो डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए म्यू आर की वैल्यू लेस देन 1 होती है, ठीक है।
यदि मैं फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक मटेरियल की बात करूँ, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल की बात करेंगे तो म्यू आर की वैल्यू जो है वो मोर देन 1 होती है। और यदि मैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात करूँ, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, तो इसके लिए म्यू आर की वैल्यू मोर देन 1 होती है। ठीक है, देखो कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है, एक तो या तो ये पूछ लिया जाता है या सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि किसी मटेरियल की मैग्नेटिक परमेबिलिटी 0.98 है तो मटेरियल कैसा है, तो डाई मैग्नेटिक मटेरियल है, म्यू आर की वैल्यू लेस देन 1 है, 0 से ज़्यादा होगी, 0 से नेगेटिव में तो हो नहीं सकती है, तो 0 से ज़्यादा होगी, 1 से कम होगी, तो 0 और 1 के बीच में यदि है तो वो कौन सा मटेरियल, डाई मैग्नेटिक मटेरियल है। किसी मटेरियल की मैग्नेटिक परमेबिलिटी 1.2 है तो कौन सा हुआ, पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, क्यों म्यू आर की वैल्यू केवल मोर देन 1 है तब तो पैरामैग्नेटिक है। फेरो में तो क्या होता है, म्यू आर की वैल्यू 980 है, 980 का मतलब वेरी लार्जर देन 1। ठीक है, तो इसलिए अपन बोल देंगे ये कौन सा मेटल हो जाएगा, फेरोमैग्नेटिक। तो ये तो कौन सा है, डायमैग्नेटिक, ये कौन सा है, पैरामैग्नेटिक, और ये कौन सा है, फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, तो इस तरह से आइडेंटिफाई अपन कर सकते हैं यदि मुझे म्यू आर की वैल्यू इसको पता हो तो। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी। नेक्स्ट अपने पास में आता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जिसको डिनोट करते हैं अपन काई एम से, ऐसे काई एम, इसको बोला था काई एम, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। यदि याद हो तो चैप्टर 2 में अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, याद है क्या, वहाँ पे मैंने बोला था काई ई से उसको डिनोट किया था, उसको अपन ने डिनोट किया था काई ई से, यदि याद हो। फिर वहाँ मैंने बोला भी था कि अपन चैप्टर 5 में पढ़ेंगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जिसको अपन काई एम से डिनोट करेंगे। ठीक है, ससेप्टिबिलिटी होती काई ही है, मैग्नेटिक है तो एम लगा देंगे, इलेक्ट्रिक है तो ई लगा देंगे, बस इतना ही डिफरेंस है। तो अब अपने पास में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आती है काई एम, और इसका ये फॉर्मूला क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अपॉन मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। बस, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, उसको बोलते हैं अपने पास में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो म्यू आर का जो फॉर्मूला आया वो तो क्या आया है अपने पास में, म्यू बाई म्यू नॉट। ठीक है, और काई एम का फॉर्मूला क्या आ गया अपने पास में, एम आई अपॉन एच हो जाएगा। तो ये अपने पास में एम आई अपॉन एच, तो काई एम का फॉर्मूला आ गया, और ये अपने पास में आ गया मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इसको बोलते हैं इट इज़ द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी इज कॉल्ड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, और आगे कैसे बढ़ेगा समझना। एम आई क्या होता था, एन आई एम ए, एम आई का फॉर्मूला आया था एन आई एम, सॉरी एन आई एम, और एच का फॉर्मूला क्या आया था, एन आई आया था, एच का फॉर्मूला एन आई, एन से एन कैंसिल, तो काई एम का फॉर्मूला एक और क्या आ जाएगा, आई एम अपॉन आई, यानी कि सरफेस करंट टू द एक्सटर्नल करंट का जो रेशो होता है, यानी कि इंड्यूस करंट टू द एक्सटर्नल करंट का जो रेशो होता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई एम। क्लियर है क्या, सारी डेफिनेशंस देख ली अपन ने। तो फर्स्ट फिर से रिपीट कर देता हूँ सारी चीज़ें। फर्स्ट अपने पास में आई थी मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड कौन सा फील्ड था कि यदि किसी मान लो मेरे पास में सोलेनॉइड है, तो इस सोलेनॉइड में फिलहाल कुछ भी नहीं है। ठीक है, इस सोलेनॉइड के अंदर फिलहाल कुछ भी नहीं है, अपन ने ना कोई करंट फ्लो करवाई है ना कुछ और करवाया, तो अभी इसके अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है। यदि मैं इसमें करंट फ्लो करवा दूँ, मान लो वायर्स लपेट दिए और इसमें आई करंट में ऐसे फ्लो करवा दूँ, तो करंट जब मैं इसमें फ्लो करवा दूँ तो इसके अंदर क्या होगा, इस एक्सटर्नल करंट के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, जिसको अपन नाम क्या देंगे, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो एक्सटर्नल करंट के कारण जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है वो क्या करेगा, वो इस मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करने लग जाएगा, मैग्नेटाइज करने लग जाएगा, इसलिए अपन इसको नाम देते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आया था बी नॉट का म्यू नॉट एन आई। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास में आता है मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन क्या हुआ कि जब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, ये वाला एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो इसमें अंदर आया, उसके कारण क्या हुआ, ये जो मटेरियल है वो भी मैग्नेटाइज होना शुरू हो गया। तो मैग्नेटाइज होना शुरू हो गया तो इसके अंदर करंट इंड्यूस होने लग गई, जिसको अपन नाम देते हैं सरफेस करंट आई एम। और इस सरफेस करंट के कारण भी इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया, जिसको अपन नाम देंगे बी एम, और बी एम का फॉर्मूला क्या हो गया, म्यू नॉट एन आई एम। इसको नाम देते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, या फिर अपन बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो अब इसके अंदर देखो दो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गए। यदि मैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो एक तो बी नोट है और एक बी एम है। इस फॉर्मूले को अपन आगे काम में लेंगे, इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ। बी नोट तो क्या है, म्यू नॉट एन आई है,
और बी एम क्या है, म्यू नॉट एन आई एम है। ठीक है, ये फॉर्मूला अपन आगे काम में लेंगे, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। फिर थर्ड अपने पास में आया था मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, तो इसका तो रेशो होता है, बी का फॉर्मूला होता है म्यू एस, तो म्यू का फॉर्मूला हो जाता है, या एच का फॉर्मूला हो जाता है बी बाई म्यू। ठीक है, ये अपने पास में वैल्यू होती है। फिर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अपन क्या बोलते हैं कि जब इसमें एक्सटर्नल करंट फ्लो करवाई तो उसके कारण जो सरफेस करंट फ्लो हुई, उस सरफेस करंट के कारण इसके अंदर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जनरेट होने लग गया। तो इसका वॉल्यूम यदि v है तो यूनिट वॉल्यूम में जितना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जनरेट होता है उसको ही अपन नाम देते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, फिर m का फॉर्मूला अपन ने देखा था, m जो होता है वो क्या होता है, ये कौन सी करंट के कारण हो रहा है, सरफेस करंट के कारण, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट, m का फॉर्मूला क्या हो जाएगा n आई एम ए, और वॉल्यूम का फॉर्मूला a इंटू एल, a से तो a कैंसिल और n बाई एल जो होता था वो क्या हो जाता है स्मॉल n, तो इसका फॉर्मूला क्या आ गया था एन आई एम। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। एक तो फॉर्मूला ये आया था एम आई का एन आई एम, एक फॉर्मूला अपन ने बोला एम बाई वी आ गया, और फिर एक और फॉर्मूला क्या आएगा, एक और फॉर्मूला अपन ये बोल रहे हैं एम जो होता है वो क्या होता है एम इंटू एल, और वी क्या होता है ए इंटू एल, एल से कैंसिल यानी कि एम अपॉन ए, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया। तो एक और फॉर्मूला इसका लिख लेते हैं जो अपने सामने आया है एम अपॉन ए। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास में आता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, तो इसका फॉर्मूला होता है बी बाई एच, सीधा सीधा फॉर्मूला है। रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर का फॉर्मूला अपन जानते हैं म्यू बाई म्यू नॉट। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी होती है काई एम इक्वल्स टू एम आई पोर्शन। डेफिनेशन है कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी का जो रेशो होता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। ठीक है, तो काई एम का फॉर्मूला अपने पास में आ गया एम आई अपॉन एच। इसकी यूनिट क्या आएगी काई एम की यूनिट देखो इसकी दोनों की सेम ही आई थी, अपन ने निकाली थी अभी इन दोनों की, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और एच की वैल्यू, इंटेंसिटी दोनों की सेम आई थी। तो ये जो अपने पास में काई एम है जिसको अपने नाम दिया है मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, ये यूनिट लेस डायमेंशन लेस, ठीक है, डेफिनेशन देख लेना, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, ना तो इसकी यूनिट होगी ना इसकी कोई डायमेंशन निकल के आएगी। फिर अपन बोलते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी जो होती है वो एरिया वैक्यूम के लिए 1 होती है, डाईमैग्नेटिक मटेरियल के लिए मोर देन 0 से तो कम होती नहीं है। म्यू आर की वैल्यू कभी नेगेटिव में नहीं आएगी। ठीक है, म्यू आर हमेशा पॉजिटिव में होगा, चाहे वो 0 से पॉइंट्स में आए लेकिन आएगा पॉजिटिव में ही, नेगेटिव में नहीं आएगा। तो म्यू आर की वैल्यू 0 से हमेशा बड़ी होगी और 1 से हमेशा छोटी होगी। ठीक है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए म्यू आर की वैल्यू मोर देन 1 होती है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए मोर देन 1 होती है। अपन ने एक एप्सिलॉन आर भी पढ़ा था यदि याद हो, उसको बोला गया था रिलेटिव परमिटिविटी, और इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी। इसकी वैल्यू तो फिर भी लेस देन 1 होती है। म्यू एप्सिलॉन आर की वैल्यू तो जो है वो या तो इक्वल टू 1 होगी या मोर देन 1 होगी, कभी 1 से कम तो होती ही नहीं है। ठीक है, याद रखना, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और इस म्यू आर की बात करेंगे तो म्यू आर के लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा कि म्यू आर की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी और 0 से बड़ी होगी। ठीक है, 0 से बड़ी होगी, ये तो 1 से बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन 0 के इक्वल नहीं होगी, कभी 0 नहीं होती है। ये तो 1 से बड़ा होगा या 1 के इक्वल होगा, ये हमेशा 0 से बड़ी होगी। 0 से बड़ी होने का मतलब पॉइंट्स में भी आ सकती है, यानी 1 से छोटी हो सकती है। ठीक है, लेकिन ये 1 से छोटा नहीं हो सकता है। तो रिलेटिव परमिटिविटी कभी 1 से छोटी नहीं हो सकती, इक्वल्स टू मिनिमम 1 हो सकती है। और रिलेटिव परमिएबिलिटी जो होती है वो 1 से छोटी हो सकती है लेकिन नेगेटिव में नहीं होगी, यानी 0 से कम नहीं होगी। ठीक है, तो ये अपने पास में कुछ डेफिनेशंस निकल के आई है। अब इसके बाद में देखो कुछ फॉर्मूले अपन काम में लेते हैं और एक अच्छी सिंपल छोटी सी डेरिवेशन इसमें की जाती है, उसको समझना उस डेरिवेशन में क्या होगा। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के यारा तेरी यारी को। चलो एक छोटा सा टॉपिक है जिसको अपन बोलते हैं रिलेशन बिटवीन म्यू आर एंड काई एम। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी और रिलेटिव परमिएबिलिटी, इन दोनों के बीच में अपन को रिलेशन बताना है क्या होगा। ठीक है, अब देखो, अब समझना इसको, अच्छा रिलेशन निकल के आएगा। अपने पास एक फॉर्मूला ये आया था, ये अपन ने इस तरह से पढ़ा है
कि जैसे मान लो ये कोई सोलेनॉइड हो, इसमें अपन ने करंट फ्लो करवाई तो इस आई करंट के कारण जो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है, इस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है वो तो कितना हुआ है, म्यू नॉट एन आई, इतना हुआ है। और इसके कारण, इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण, बी नॉट के कारण, इसके अंदर एक सरफेस करंट जनरेट हो गई आई है, और इस सरफेस करंट ने जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया है वो कितना किया था, म्यू नॉट एन आई एम किया था। इसका मतलब इसके अंदर दो तरह के मैग्नेटिक फील्ड है, एक तो बी नॉट और एक बी एम, यानी कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके अंदर वो बी, यदि मैं बात हूँ यानी मीडियम के अंदर टोटल मीडियम का जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा टोटल, वो वैक्यूम के लिए प्लस मीडियम के लिए हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सुंदर बहुत ही अच्छा बी बना है, पता नहीं क्या लिखा गया है ऐसे। ठीक है, बी नॉट तो क्या होगा, म्यू नॉट एन आई, और बी एम क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई एम हो जाएगा। अब देखो बी टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, और टोटल मैग्नेटिक फील्ड को अपन क्या बोलते हैं, म्यू एच क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई प्लस म्यू नॉट एन आई एम हो जाएगा। और समझो और क्या आएगा, एन आई एम को अपन क्या बोलते हैं, एम आई बोलते हैं, और एन आई को अपन क्या बोलते हैं, एच। देखो सारे फॉर्मूले काम में आएंगे जो अभी तक अपन ने लिखे हैं। तो ये आ जाएगा म्यू एच इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, तो क्या हो जाएगा एच, और म्यू नॉट एन आई एम क्या हो जाएगा, एम आई हो जाएगा। म्यू नॉट को कॉमन ले लो या म्यू नॉट एच को कॉमन ले लो, यहाँ तो म्यू एच ऐसे कैसे, यहाँ से म्यू नॉट एच को मैंने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, 1 प्लस म्यू नॉट बाहर आ गया, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, एम आई अपॉन एच बन जाएगा। म्यू नॉट एच 1 से मल्टीपल हो गया, वापस म्यू नॉट एच इस पूरे से मल्टीपल हो गया, एच से एच कैंसिल, म्यू नॉट एम आई, ये क्या आ जाएगा, एच से तो एच कैंसिल, म्यू नॉट को नीचे ले आओ तो ये आ जाएगा म्यू अपॉन म्यू नॉट इक्वल्स टू 1 प्लस एम आई अपॉन एच क्या होता है, देखो कहाँ है, कहीं ना कहीं लिखा गया है, एम आई अपॉन एच, एम आई अपॉन एच काई एम होता है। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास में, काई एम, और म्यू बाई म्यू नॉट क्या होता है, ये भी लिखा गया है देखो कहीं ना कहीं, म्यू बाई म्यू नॉट। तो म्यू बाई म्यू नॉट तो अपने पास में हो गया म्यू आर इक्वल्स टू 1 प्लस काई एम। ये अपने पास में क्या आता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी आती है, दोनों के बीच में रिलेशन आता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ और मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, उसके बीच में जो रिलेशन निकल के आता है इसको अपन बोलते हैं म्यू आर इक्वल्स टू 1 प्लस काई एम, और यहाँ से काई एम जो निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, म्यू आर माइनस 1। अब देखो इससे एक रिलेशन, इस रिलेशन से अपन कुछ चीज़ें निकालेंगे, कैसे समझना। मैंने बोला था कि 3 तरह के मटेरियल अपने पास में हैं, एक तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, सॉरी सबसे पहले डाया था, तो एक तो अपने पास में डाया मैग्नेटिक मटेरियल है, एक अपने पास में पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, और एक अपने पास में फेरोमैग्नेटिक। हालांकि पूरा डिटेल में अपन बाद में देखेंगे। अपन को ये पता था कि डाया मैग्नेटिक मटेरियल के लिए म्यू आर जो होता है, जो म्यू आर था वो लेस देन 1 था, ठीक है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए म्यू आर जो था वो मोर देन 1 था, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए म्यू आर जो था वो मोर देन 1 था। अब यदि मैं यहाँ पे काई एम की बात करूँ तो देखो म्यू आर की वैल्यू यदि डाया मैग्नेटिक के लिए 1 से कम है तो क्या नेगेटिव में आ जाएगी काई एम, अरे होगा ही नहीं, यहाँ पे -1 है, 1 से कम होने, ये वैल्यू 1 से कम है डाया मैग्नेटिक के लिए, मान लो 0.5 है, 0.8 मान लो, 0.99 मान लो, 0.99 माइनस 1 कितना होगा, माइनस का 0.1, यानी कि नेगेटिव में आएगी, यानी कि काई एम क्या होगी, नेगेटिव में होगी, और क्या आएगी, लेस आएगी, आ जाएगी। पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए देखो म्यू आर की वैल्यू मोर देन 1 है, मोर देन 1 कितनी, 1.2, 1.5, 1.7 इस तरह से, तो यानी कि 1.2 यदि हो गई तो 1.2 माइनस 1 आएगी तो पॉजिटिव में, लेकिन कम ही तो आएगी, यानी कि ये भी क्या आएगी, ये पॉजिटिव में आएगी लेकिन लेस आएगी, आ जाएगी। और फेरो के लिए बात करेंगे तो म्यू आर की वैल्यू मोर देन 1 है, 980 माइनस 1 979, यानी कि हायर आएगी और पॉजिटिव में आएगी, यानी कि पॉजिटिव में आएगी और हाई आएगी, समझ में आ रही चीज़। तो यहाँ से भी अपन मटेरियल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यदि मुझे ये दे रखा है कि काई एम जो है वो माइनस का मान लो 0.2 है, तो मटेरियल पहचानो कौन सा है, तो नेगेटिव है तो इसका मतलब मैं सीधा ही बता दूंगा डाई मैग्नेटिक है, बता दूंगा। यदि मुझे बोल दिया कि काई एम जो है वो दे रखा है 0.5 प्लस में दे रखा है, तो या तो फेरो होगा या पैरा होगा, या फेरो होगा, लेकिन लेस है, लेस होने का मतलब कौन सा होगा, पैरा होगा। और मुझे दे रखा है कि काई एम जो है वो है 978,
तो पॉजिटिव में है तो या तो पैरा होगा या फेरो होगा, लेकिन 1 से बहुत ज़्यादा है, 1 से बहुत ज़्यादा नहीं मतलब हाई है, हाई होने का मतलब कौन सा मटेरियल हो गया, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हो गया। तो ये अपने पास में रिलेशन निकल के आ जाता है मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी और रिलेटिव परमिबिलिटी के बीच में म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई एम। तो ये अपना डेफिनेशन वाला पोर्शन जो था वो कंप्लीट हो गया। और एक रिलेशन इंपॉर्टेंट था, इसमें अपन ने क्या किया था, मैं रिवाइज कर दूं कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हुआ है वो एक्सटर्नल करंट के कारण आई के कारण तो कितना हो गया वी नॉट, और वी नॉट कितना होता है म्यू नॉट एन आई, और सरफेस करंट के कारण जितना जनरेट हुआ है मैग्नेटिक इंडक्शन जिसको नाम दिया था म्यू नॉट एन आई एम। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो गया म्यू नॉट एन आई प्लस म्यू नॉट एन आई एम, ठीक है। और टोटल मैग्नेटिक फील्ड का अपने पास फॉर्मूला होता है म्यू एच, तो म्यू एच इक्वल हो गया म्यू नॉट एन आई एम प्लस म्यू नॉट एन आई एम, ठीक है। तो एन आई जो होता है वो तो एच होता है और एन आई एम जो होता है वो एम आई होता है। ये चीज़ अपन पहले देख चुके हैं कि एन आई तो एच के इक्वल आया था और एन आई एम जो था वो एम आई के इक्वल आया था, तो वैल्यू अपन ने पुट कर दी और कुछ नहीं किया, ठीक है। फिर यहाँ से मैंने पूरी इक्वेशन से म्यू नॉट एच को कॉमन ले लिया, ये म्यू एच ऐसे कैसे, म्यू नॉट एच कॉमन आ गया, बचा 1 प्लस एम आई अपॉन एच, और एम आई अपॉन एच होता है काई एम। तो म्यू अपॉन म्यू नॉट एच से तो एच कैंसिल, ये म्यू नॉट नीचे चला गया, 1 प्लस एम आई अपॉन एच का होता है काई एम, म्यू अपॉन म्यू नॉट होता है म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई एम, तो काई एम हो जाएगा म्यू आर माइनस 1। क्लियर। तो ये अपना थ्योरेटिकल टॉपिक जो था एक तरह से फॉर्मूले बेस्ड टॉपिक थे, थोड़ा सा रटने वाली चीज़ें थी, ये अपनी कंप्लीट हो गई है। और नेक्स्ट अपने पास में आएगा मटेरियल्स के बारे में अपन देखेंगे कि मटेरियल जो है वो किस तरह के होते हैं। जो अपन 3 तरह के मटेरियल बोल रहे हैं, डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, तीनों मटेरियल की डिटेलिंग अपन पढ़ेंगे इसके अंदर, और ये सब चीज़ें जो है ये भी अपने इसके अंदर काम में आती रहेगी, ठीक है। तो ये एक तरह का टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया है।